श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे होली का और दीपावली निर्णय, इनको कैसे किया जाए। आप भी कर सकते हैं। देखिए, हम दोहरी चर्चा करेंगे और दोनों का समावेश एक के अंदर करेंगे। दीपावली मनाई जाती है अमावस्या को, होली मनाई जाती है पूर्णिमा को। और दोनों अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, दोनों के पहले चतुर्दशी आती है, मतलब 14 तिथि आती है। तो होली और आपकी दीपावली दोनों का निर्णय एक ही प्रकार से होगा। अमावस्या को दीपावली होगी तो पूर्णिमा को होली होगी। ये ध्यान रखें, पूर्णिमा को होली, अमावस्या को दीपावली। कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को दीपावली आती है और फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को होली आती है। ये बात ध्यान में रखें। यदि दोनों दिन प्रदोष काल में पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, तो दूसरे दिन अमावस्या अगर पहले दिन प्रदोष में हुई तो दीपावली आपकी दूसरे दिन होगी। और ऐसे ही दोनों दिन पूर्णिमा हुई तो आपकी होली दूसरे दिन होगी। और दोनों दिन प्रदोष में न हो तो भी दोनों दूसरे दिन, अर्थात दीपावली भी दूसरे दिन और होली भी दूसरे दिन। इस बात को ध्यान में रखें। दोनों दिन हो न हो तो दूसरे दिन उदय व्यापिनी अमावस्या, उदय व्यापिनी पूर्णिमा। कोई दिक्कत नहीं। यदि प्रथम दिन ही प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, अमावस्या अगर पहले दिन हुई तो दीपावली होगी, पूर्णिमा यदि पहले दिन हुई तो होली होगी। ये पहले दिन मनाए जाएंगे। यदि प्रथम दिन ही प्रदोष व्यापिनी अमावस्या या पूर्णिमा हो, अमावस्या अगर पहले दिन प्रदोष में हुई तो दीपावली, पूर्णिमा अगर पहले दिन प्रदोष में हुई तो होली, परंतु दूसरे दिन उदय व्यापिनी अमावस्या या उदय व्यापिनी पूर्णिमा 3.5 प्रहर से अधिक हैं और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी है, तो यहां पर आपको अमावस्या का भवोग निकालना पड़ेगा और प्रतिपदा का भवोग, और पूर्णिमा का भवोग और प्रतिपदा का भवोग। यदि प्रतिपदा का भवोग अधिक आता हो, पूर्णिमा और अमावस्या का भवोग कम आता हो, तो ऐसी स्थिति में भी ये त्योहार दूसरे दिन, उदय व्यापिनी अमावस्या के दिन दीपावली होगी, उदय व्यापिनी पूर्णिमा के दिन होली होगी। अब पूर्णिमा को यदि ग्रहण है और 2 दिन प्रदोष व्यापिनी है, या वो 3.5 प्रहर से अधिक पूर्णिमा है और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी है, परंतु ग्रहण का मध्य उसके अंदर नहीं आ रहा है। किसके अंदर? प्रदोष के अंदर। अगर प्रदोष के अंदर ग्रहण मध्य प्राप्त न होता हो तो ऐसी स्थिति में होली पहले दिन होगी। यहां दीपावली की बात नहीं कर रहे हैं। पूर्णिमा अगर 3.5 प्रहर से अधिक हैं, प्रतिपदा वृद्धिगामिनी है, या प्रदोष में पूर्णिमा है, परंतु उस ग्रहण का जो मध्य है, चंद्र ग्रहण का मध्य, वो रात्रि में नहीं आ रहा है, तो फिर पहले दिन जो प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा है उसी में होली मनाई जाएगी। तो इस वर्ष क्या हो रहा है, अब हम यहां से दीपावली को पृथक कर देते हैं, केवल होली पर ही चर्चा करेंगे। दीपावली को पृथक क्यों कर देते हैं? क्योंकि अमावस्या को भद्रानी होती है
वहाँ चतुर्दशी तिथि में भद्रा चली जाती हैं, इसलिए दीपावली के दिन आपको भद्रा का कोई दोष लगेगा ही नहीं, कभी नहीं आएगी भद्रा दीपावली के दिन। अब हम चर्चा करते हैं पूर्णिमा फाल्गुन शुक्ल पक्ष की। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है उसमें भद्रा रहती है पूर्व का आधा भाग। ऐसे ही रक्षाबंधन पर जो पूर्णिमा है वहां भी भद्रा आती ही है। तो जो वीडियो बनाने वाले कहते हैं इस वर्ष भद्रा मिल रही है, अरे भाई वो भद्रा हर साल मिलती है। पूर्णिमा का पूर्वार्ध जो है भद्रा होती ही है। अब हम यदि उस पर आगे बढ़े तो पूर्णिमा को, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका का दहन होता है, परंतु उसके लिए भी शर्त हैं। क्या शर्त हैं? कि प्रतिपदा में होलिका का दहन नहीं होगा, दिन में होलिका का दहन नहीं होगा, चतुर्दशी तिथि में होलिका का दहन नहीं होगा और भद्रा में होलिका का दहन नहीं होगा। परंतु अब आप कहेंगे कि भाई उसमें भद्रा तो आती ही है, भद्रा तो आएगी ही, अक्सर आ जाती है, कई बार नहीं भी आती है, कई बार आ जाती है। तो अब क्या करेंगे? तब शास्त्र यह कहता है कि प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा हो, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा हो, परंतु वहां भद्रा मिलती हो, तो भद्रा की समाप्ति के बाद होलिका का दहन करें। परंतु एक बात और ध्यान रखें, निशीथ और निशीथ के बाद होलिका का दहन कदापि नहीं होगा। यदि भद्रा निशीथ में या निशीथ के बाद समाप्त हो रही है। अब निशीथ क्या है? रात्रिमान। रात्रिमान के 15 भाग करेंगे, 15 भाग करके और उस 15वें भाग में 7 का गुणा करेंगे, 7 का गुणा करके उसको सूर्यास्त में जोड़ेंगे। तो सूर्यास्त से लगाकर जो हमारा योग आ रहा है वहां तक ही होलिका का दहन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वो योग आ रहा है वहां से निशित काल प्रारंभ हो जाता है। उस भागफल के बराबर जो 15वां भाग है उसके बराबर वहां निशित होगा। तो जो हमारा 7 भाग हैं उसके योग तक हम होलिका का दहन कर सकते हैं, बाद में निशित प्रारंभ हो जाएगा। और एक मुहूर्त लगभग 48 घटिका, मोटे रूप में, शुद्ध नहीं है, 48 घटिका निशित काल होगा और उसके बाद रात्रि उत्तरार्ध हो जाएगा। इसमें होलिका का दहन कदापि नहीं होगा। जो हम 15 का भाग लगा रहे हैं उसके 7 भागों तक ही होलिका का दहन हो सकता है, चाहे वहां भद्रा रहे न रहे, परंतु होलिका का दहन आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अब अगला बिंदु आता है कि फिर क्या करें? अगर भद्रा में ही होलिका का दहन करना हो तो ऐसी स्थिति में, भद्रा में ही होलिका का दहन करना हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि उसका मुख मात्र छोड़ देंगे, भद्रा का मुख छोड़ देंगे और पूंछ की गति ले लेंगे। यदि पूंछ भी नहीं मिले और मुख भी नहीं मिले तो भी भद्रा में ही प्रदोष में होलिका का दहन करना है। बस ये ध्यान कर लें कि प्रदोष में उस भद्रा का मुंह नहीं आ रहा हो। मुंह आ रहा हो तो प्रदोष छोड़ के भी उसके बाद होलिका का दहन करें। अब यदि निशित के पूर्व ही पूर्णिमा आपकी भद्रा समाप्त हो रही है, निशित के पूर्व ही भद्रा समाप्त हो रही है, तो भद्रा की समाप्ति के बाद ही होलिका का दहन करें। तो देखिए इस वर्ष की जो स्थिति है उस पर हम चर्चा करते हैं। श्री भादवा माता पंचांग को मैं लेता हूं। यह है श्री भादवा माता पंचांग। इसमें फाल्गुन शुक्ल पक्ष को हम निकालते हैं। ये निकाला मैंने फाल्गुन शुक्ल पक्ष। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी रविवार सम्मत 2080 शक 1945, फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी रविवार, तदनुसार दिनांक 24 मार्च को 14 तिथि दिन में 9:55 पर समाप्त होगी।
और दूसरे दिन पूर्णिमा दिन में 12:30 पर समाप्त होगी, अर्थात आपके 3:30 प्रहर वाला कोई चक्कर नहीं है। इसलिए दूसरे दिन तो होलिका दहन हो ही नहीं सकता। अब प्रथम दिन जो होलिका का दहन करेंगे, मतलब चतुर्दशी तिथि के दिन, तो उस दिन भद्रा पड़ेगी। चतुर्दशी की समाप्ति से लगभग 12 घंटे मोटे रूप में भद्रा होती ही होती है पूर्णिमा को, यह ध्यान रखें। अब भद्रा 9:56 से प्रारंभ होगी, 9:55, जैसे 9:55 हमारा होता है चतुर्दशी तिथि समाप्त होती, भद्रा प्रारंभ होगी जो रात को 11:14 तक रहेगी। एक प्रश्न आया था मेरे पास कि आपने जो श्री भादवा माता पंचांग में लिखा है कि रात्रि में 11:14 से 11:57 के बीच में होलिका का दहन करें, तो ये कौन सा नियम है? इसके अंदर नियम लगता है 11:57 से आपका निशीथ प्रारंभ हो जाएगा, रात्रि को 11:57 से निशित प्रारंभ होगा और रात्रि को 11:14 तक भद्रा है। तो 11:14 से 11:57 के बीच में आप होलिका का दहन निर्बाध रूप से कर सकते हैं। तो देखिए, ये समय जो रहेगा वो हमारा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, या इधर चलें तो सलूम्बर है, उदयपुर है, इधर आगे बढ़ें तो कपासन, ये आगे जाए तो भीलवाड़ा वगैरह हो गया, चित्तौड़गढ़, नीमच, कोटा, बूंदी, झालावाड़, झालरापाटन, इधर आगर, इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, इन जिलों में 1-2-4 मिनट के अंतराल पर यही होलिका के दहन का समय रहेगा। और आपके वहाँ का भी आपको निकालना है, तो मैंने जो पूर्व में सूत्र बताया उसके अनुसार आप क्या निकालेंगे? निशित का प्रारंभ काल निकालेंगे। निशित का प्रारंभ हो जाता है तो भद्रा का, होलिका का दहन नहीं हो सकता, और उस तक अगर भद्रा रहती है तो फिर भद्रा में ही होलिका का दहन करें। अगर उस निश्चित प्रारंभ के पूर्व भद्रा समाप्त हो जाती है तो भद्रा की समाप्ति के बाद होलिका का दहन करें। इसमें चौगड़िया देखने की कतई आवश्यकता नहीं है कि साहब शुभ के चौगड़िए में होली जलाएंगे, ऐसा नहीं है। आप पूर्व में ही पूजा करके तैयार रहें और जैसे ही भद्रा समाप्त होती हैं आप होलिका का दहन कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि इस वर्ष जो है हमें मिल रहा है 11:14 से लगाकर 11:57 का समय। 11:14 से 11:57, तो 7 में से 4 3 और 5 में से 1 4, लगभग 43 मिनट मिल रहे हैं। तो कहीं 44 मिल सकते हैं, कहीं 45 मिल सकते हैं, कहीं इससे कम भी मिलेंगे। तो इस दरमियान में पूजा पहले करके इस दरमियान होलिका का दहन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने रात्रि में होलिका का दहन लिखा है। कई विद्वान ये कहते हैं, कई पंचांगकर्ता भी ये बात करते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे क्षेत्रों में तो होलिका का दहन सुबह सुबह प्रातः काल होता है। तो देखिए, शास्त्र ये अनुमति नहीं देता है, और अगर आप शास्त्र को मानते हैं तो फिर आपके गांव के लोग होली कब जला रहे हैं, आपके नगर के लोग होली कब जला रहे हैं, उससे आपको क्या लेना देना। आप शास्त्र की बात कीजिए। यदि आप शास्त्र की बात करेंगे तो जनता भी धीरे धीरे जागरूक होगी और जागरूक होकर शास्त्र के अनुसार होलिका का दहन होगा। यदि आप भी जनता जैसा कर रही है वैसा पंचांग में लिखना चालू कर दो तो फिर वो तो कहेंगे साहब पंचांग में ऐसा लिखा है और हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो कुछ क्षेत्रों में प्रादेशिक रिवाज है। अब वाराणसी में भी कुछ ऐसे प्रादेशिक रिवाज हैं, तो वे उस चीज को वहां के पंचांगकर्ता बदलना नहीं चाहते। कुछ उत्तराखंड में अलग प्रादेशिक रिवाज है, वो वहां का रिवाज बदलना नहीं चाहते। भाई आपको आगे तो आना पड़ेगा। आगे आएंगे तो जो शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार आप होलिका का दहन लगा दें। उसके बाद जनता कब जलाती है उससे कोई मतलब नहीं। आप कहेंगे कि जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा जनता कर रही है, वो नहीं। आप लिख रहे हैं वैसा जनता नहीं कर रही है, जनता कर रही है वैसा आप लिख रहे हैं।
इसका अर्थ है कि आप पंचांग निर्माण के जानकार नहीं हैं, इसलिए जनता जैसा कर रही है वैसा कर रहे हैं। अगर आपको शास्त्रों का ज्ञान होता, पंचांग निर्माण का ज्ञान होता, तो आप जनता क्या कर रही है उस पर ध्यान नहीं लगाते, और क्या लगाते, शास्त्र में क्या लिखा है वो लिखूं मैं। तो पंचांगकर्ताओं को भी इस प्रादेशिक भावना से ऊपर उठना पड़ेगा और जनता को यह संदेश देना पड़ेगा कि जो अभी तक हम करते आए हैं वो गलत है। तो वे भी, आजकल लोग पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, बुद्धिमान होते जा रहे हैं, तो वे भी उस बात को समझते हैं। तो इसके लिए आपको आगे तो आना पड़ेगा। यदि आगे नहीं आना चाहते हैं तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। तो होलिका का दहन पूर्णिमा के अंदर, और वो भी भद्रा रहित में होना चाहिए। तो चूंकि इस वर्ष भद्रा निषिद्ध के पहले समाप्त हो रही है, इससे हम होलिका का दहन भद्रा की समाप्ति के बाद ही करेंगे। उसका मुख और पूंछ पर भी विचार नहीं किया जाएगा। कैसा पूंछ में होलिका का दहन कर दें या मुख टाल के होलिका का दहन कर दें, यह कदापि नहीं होगा। पहले भद्रा टल सकती हो तो उसको टाल ही देना चाहिए, परंतु निषिद्ध और निषिद्ध के बाद कदापि होलिका का दहन नहीं करना चाहिए, वो हानिप्रद कही गई है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।